हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित के पार्ट 1 वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, जैसा कि इस पार्ट का नाम है वास्तविक संख्याएं, है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वास्तविक संख्याएं जो है क्या होती है ना। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा जो है कुछ इस प्रकार से है कि वास्तविक संख्याएं, है ना, इसकी परिभाषा ऐसी होती है कि ऐसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वास्तविक संख्याएं, जैसे कि अब यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले समझने के लिए इसको एक संख्या रेखा बना लेते हैं। बीच में यहाँ पे 0 होता है, इसके लेफ्ट साइड में जो है सारी संख्याएं माइनस की होती है, -4 ऐसे ऐसे करके एंड सो ऑन चलती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक चलती जाती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर देखो वास्तविक संख्या जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 0 1 2 3 दिख रहा है, और वही संख्या इधर माइनस में दिख रही है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकती है ना। हो सकती क्या होती है, ठीक है। और 0 भी एक वास्तविक संख्या है, बट 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। तो देखो, अब यहाँ पे एक वर्ड है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो इसके लिए मैंने दोस्तों अपनी पिछली वाली वीडियो में मैं एक परिभाषा से रिलेटेड एक वीडियो डाला है, उसको जाके आप जो है देख लेना, उसमें आपको सारी जो है परिभाषाएं मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब अपना अगला टॉपिक आता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखो, यहाँ पर वास्तविक संख्या के दो गुण होते हैं। तो पहला तो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। इसका पहला होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे कलन विधि के नाम से भी जाना जाता है, कलन विधि। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि ये है, जैसे कि इसके नाम से हमें ज्ञात होता है कि यूक्लिड विभाजन यानी भाग करना, है ना। तो भागफल विधि से किन्हीं दो संख्याओं का हम HCF ज्ञात करते हैं इस विधि के द्वारा। ठीक है, ये है, और आपके कोर्स में इसके बारे में इतना है नहीं। तो दूसरे वाला जो गुण है वो ये है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, देखो इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, अब यहाँ पे ये जो प्रमेय है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, एक उदाहरण लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे उदाहरण लेंगे, तो मान लो कोई उदाहरण लेते हैं हम एक, भाई संख्या लेते हैं कोई 60, है ना। हमने एक संख्या ले ली। अब इसका हम जो है अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे 2, ये 2 3, यहाँ पे 2 3 6, वही 30 आ गया, फिर आगे 15, फिर 3 5 ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आगे हम इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं ना। तो अभाज्य गुणनखंड जब अपने इसका किया तो हम ये पाते हैं कि 60 को जो है हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, है ना। तो 2 × 2 × 3 × 5 जो है इस प्रकार हम जो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब परिभाषा को समझिए। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या, देखो ये भाज्य संख्या है ना। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या। मैंने एक बार वापस आपको बता रहा हूँ कि भाई हमारी पिछली वीडियो में आप जो जाके देखिए, उसके अंदर सारी परिभाषा आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 60 भाज्य संख्या है, लेकिन इसको छोटी अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, तो दोस्तों हम आगे अब जानेंगे कि भाई
अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा संख्याओं का HCF तथा LCM ज्ञात करना। तब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है HCF। HCF जो है जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अब ये महत्तम समापवर्तक जो है क्या होता है कि भाई ये होता है कुछ इस तरीके से कि भाई संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, और इसी के साथ LCM जो है उसे बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य। भी लघुत्तम समापवर्त्य जो है क्या होता है, ठीक है। अब लघुत्तम समापवर्त्य जो है वो ये होता है कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो अब जैसा कि अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं, कि भाई संख्या 6 तथा 20 का HCF व LCM ज्ञात करें, है ना। तो अपने को जो है संख्या 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि भाई संख्या 6 है ना, तो संख्या 6 को हम कुछ अभाज्य गुणनखंड जब इसका करेंगे, जैसे कि हमने 60 को किया था अभी, तो जैसे 6 का करेंगे तो हम ये पाते हैं कि 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, 6 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना। और ये जो 20 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, अब जब हम इसका HCF निकालेंगे ना, HCF ऑफ 6 and 20 है ना, यानी 6 और 20 का जब HCF जब अपन निकालेंगे तो HCF जो है क्या होता है। अब देखिए HCF संख्या में यहाँ पे ये HCF क्या बोलते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ का मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है जो है ना, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, है ना। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भाई, सबसे अपना अभाज्य संख्या आ रही है 2, इन दोनों में से कॉमन आ रही है। तो इसमें क्या सबसे छोटी घात का गुणनफल है, सबसे छोटी घात जो है वो क्या है 2 है। सबसे छोटी घात 2 की जो है वो क्या है 1 है। तो यहाँ पर अपना HCF जो है वो क्या आ जाता है 2 की घात 1 यानी 2। ठीक है, इसी के साथ जब इसका LCM जब अपन निकालेंगे तो 6 और 20 का जब अपन LCM निकालेंगे तो ये क्या बोले, देखिए संख्या में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है भाई 2 आ रहा है, और इसके साथ क्या आ रहा है 3 भी आ रहा है, और यहाँ पे 5 भी आ रहा है। इसमें हर एक संख्या लेंगे LCM के अंदर भाई, HCF के अंदर कौन सी संख्या लेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ होगी, लेकिन LCM के अंदर हम कौन सी संख्या लेंगे जो ये सभी में आ रही, सभी संख्या को लेंगे। तो संख्या अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो देखो यहाँ पर 2 की बड़ी घात कौन सी है 2, 3 की बड़ी घात 1 है, तो 5 की घात तो 1 ही होगी। तो ये 2 दूना, यहाँ पे 2 दूना 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 या 12 पंजे 60। इसका जो LCM जो है वो 60 आ चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है इस चैप्टर की, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी जो है प्रमेय, पहली प्रमेय आती है प्रमेय 1.1। ठीक है, तो भाई हमने अभी पहले पढ़ी थी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय,
तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की मैं लिखा चुका हूँ अभी पहले, है ना। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ही हमारी जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है ये प्रमेय 1.1 है। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि भाई इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को छोटी छोटी अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है। अब जैसे कि भाई आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, इसका मतलब ये होता है, अद्वितीय का मतलब होता है कि ये वन एंड ओनली वन ही है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा जो है नहीं हो सकता। अब जैसे कि हम यहाँ पर जो है मान लीजिए हम संख्या कोई एग्जाम्पल के तौर पर 18 लेते हैं ना, तो ये जो है ये होती है 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, ये होती है। तो अब इनका क्रम भले चेंज हो जाएगा, है ना, ये कह रहा है कि आने वाले क्रम के बिना, है ना, भाई क्रम कोई निश्चित नहीं है, बट ये जो संख्याएं है ना ये निश्चित रहेंगी, यानी कि इसमें 2 और 3 है ना, तो ये के यही रहेंगे। भाई 4 या 5 6 कोई सी संख्या नहीं आ सकती, बस ओनली ये संख्या आएगी। ठीक है, बस ये है इसका मतलब। और इसी के साथ अब एक और प्रमेय आती है हमारी प्रमेय 1.2, है ना। प्रमेय 1.2 है जो ये कहती है कि यह है कि भाई मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है यदि PA² को विभाजित करता है तो PA को भी विभाजित करेगी, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। उपपत्ति 1.2 प्रमेय। ठीक है, मान लीजिए एक अभाज्य गुणनखंडन निम्नलिखित रूप के हैं, जैसे कि A बराबर P1 P2 P3 एडजस्ट करके Pn तक, जहाँ P1 P2 P3 Pn अभाज्य संख्या है, लेकिन आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न यानी अलग अलग नहीं हुआ, अद्वितीय वाली बात आ गई, है ना, भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए A² बराबर P1 P2 P3 Pn है ना, और इसी का इंटू में एक और P1 P2 P3 और ऐसे देश करके Pn। ठीक है, Pn। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इसको कि भाई A² बराबर P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर एडजस्ट करके Pn का स्क्वायर। तो
हमें ये दिया है, हमें ये दिया है कि भाई पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है ना। तो प्रमेय 1.1 से पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, परंतु अब देखो, लेकिन हम जो है अंकगणित के आधार पर प्रमेय के अद्वितीय गुण का प्रयोग करेंगे, है ना। तो हम पाएंगे कि ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड केवल ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल गुणनखंड केवल P1 P2 P3 Pn है। तो P को P1 P2 P3 डेश करके Pn में से एक होना चाहिए, हाँ, P1 P2 में से ही एक होना चाहिए। तो चूंकि ए बराबर P1 P2 P3 Pn है, इसलिए P को भी अवश्य विभाजित करेगा। सिद्ध, ठीक है। अब इसी के साथ ही हमारी एक और प्रमेय आती है, ये बड़ी फेमस प्रमेय 1.3। तो भाई सिद्ध करना है हमें √2 एक अपरिमेय संख्या है, कहीं हाँ। तो देखिए ये वाली जो प्रमेय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय 1.3 √2 या √2 के अंदर कोई सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी ना, और उसके अंदर हमें ये जो है बोलेंगे कि भाई सिद्ध कीजिए कि वो ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना होता है, और ये बोर्ड परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, और इससे 100% कोई एक ना एक क्वेश्चन उठ के आता ही है। तो ये एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जब अपन उपपत्ति करते हैं, है ना, उपपत्ति का मतलब होता है कि इसका प्रूफ देना, है ना, कि इसको प्रूफ करना, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है तथा संख्या ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे की टेबल यानी एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हो, कहने का मतलब उन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, तभी वो आपस में सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे अपन उदाहरण के अगर तौर पे दे जाए तो यहाँ पे देखो 4 ले लेते हैं, है ना, और 5 ले लेते हैं। तब देखो इन दोनों संख्याओं में इन दोनों में से कोई भी कॉमन जो है उभयनिष्ठ जो है नहीं आ रहा है, ओनली बस हम कह सकते हैं भाई एक के अलावा, है ना। तो ये आपस में क्या कहलाएंगी, ये आपस में सहअभाज्य संख्या ये कहलाती है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम ये मान सकते हैं कि भाई देखो √2 बराबर a/b, है ना, और जहाँ पर b बराबर b जो है बराबर नहीं हो किसके, 0 के, है ना, b ≠ = 0, है ना। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसका आगे क्या कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई
कर देंगे, है ना, वज्र गुणन करने पर। यहाँ पर लिख दीजिए वज्र गुणन करने पर, ठीक है। तो वज्र गुणन जब ओपन करेंगे तो हम ये पाते हैं कि √2b बराबर a, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो हम देखो √2 का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा 2, है ना, और b का b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, है ना, ये आ गया, ठीक है। अब इसे हम जो है समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 जब अपन ने नाम दे दिया तो अपन जो है ये कहेंगे कि भाई इससे हम क्या इससे हम समीकरण नंबर 1 से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई देखो ये जो 2 है ये ए स्क्वायर के गुणनखंड में आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड में, भाई ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में जो 2 है वो आ रहा है। तो हम प्रमेय 1.2 से भाई 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है ना। तो प्रमेय 1.2 से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 2 ए को भी विभाजित करेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है भाई समीकरण नंबर 1 में a बराबर 2c लेने पर, है ना। तो देखो समीकरण नंबर 1 क्या था, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, है ना। तो a के स्थान पर अपन जो है 2c जब अपन रख देंगे तो ये जो है कुछ इस प्रकार होगा, 2b स्क्वायर बराबर ये 2 का स्क्वायर 4 और ये c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड लगा देंगे अपन, है ना। जब इसमें 2 का डिवाइड लगेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा अपने, ये इतना आएगा b स्क्वायर बराबर और इसमें 2 का डिवाइड 2c स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पर b स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 2 × c स्क्वायर आ रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो हम ये कहेंगे पुनः प्रमेय 1.2 से हम ये कह सकते हैं कि भाई 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो हम ये पाते हैं कि हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि a तथा b में एक अभिनिष्ट गुणनखंड 2 है, जो कि इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b सह अभाज्य हैं। अब देखो यहाँ पर जो है भाई अपने शुरू में क्या माना था कि a और b आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं ये तभी होंगी जब इनमें कोई भी जो है उभयनिष्ठ संख्या नहीं आएगी। क्या आएगी, बस एक आएगी, संख्या एक आएगी। लेकिन यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर जो अपन ने निष्कर्ष निकाला तो इससे हम ये पाते हैं कि भाई ये जो संख्या 2 है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है किसमें, a तथा b में। तो ये तो भाई ये तो बात गलत हुई ना भाई ये तो इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि भाई a तथा b सहअभाज्य है ना। इसलिए हमारी प्रारंभ में ली गई परिकल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, ठीक है। देखिए परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करना। अगर आपको कुछ दिक्कत आई इसमें कि भाई मैं ये समझ में नहीं आ रहा था तो आप जो है हमें कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें, ठीक है। अब हम जो है
एक और बात होती है कि भाई याद रखने वाली कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका HCF इंटू LCM। ठीक है, देखिए ये वाले जो ये वाली जो एक सूत्र है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो देखिए मान लीजिए कि भाई दो संख्या लेते हैं अपन, है ना। दो संख्याएं हम जो है कौन सी ले सकते हैं कि भाई हम दो संख्या लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो एग्जाम्पल हमारा होगा, दो संख्या लेते हैं 96, है ना, 96 और 404। ठीक है, तो हम जब इनके अभाज्य गुणनफल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होंगे कि भाई 96 बराबर 2⁵ गुणा 3, ठीक है, और 404 बराबर 2⁵2 गुणा 101। ठीक है, तो अब इनका HCF जो होगा ना, HCF जब इन दोनों का निकालेंगे अपन, है ना, तो इनका HCF होगा ये 96 और 404, है ना। अब देखो HCF आपको मालूम ही है कि भाई इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है इसकी सबसे छोटी घात, है ना। भाई देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में उभयनिष्ठ जो है कौन आ रहा है, 2 आ रहा है ना। उभयनिष्ठ और कॉमन एक ही बात है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन कॉमन 2 आ रहा है ना। 2 की छोटी वाली घात कहाँ मिलेगी, तो 2 की छोटी वाली घात ये 2, तो 2 की घात 2 का मतलब 4, यानी इसका जो HCF है इन दोनों का HCF जो है वो आ गया 4। ठीक है, ठीक है। अब इन संख्याओं का जब अपन LCM निकालते हैं, LCM निकालेंगे ना इन संख्याओं का, 96 और 404 का LCM निकालते हैं, ठीक है। 96 404 का जो LCM है, LCM जब अपन इन दोनों का निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि भाई सबसे पहले इन दोनों में, अब देखो भाई LCM जो है वो क्या होता है कि भाई इसमें विद्यमान सारे जो गुणनखंड हैं, है ना, तो उनकी बड़ी वाली घात काम मिलेंगे हम, है ना, उनकी बड़ी घात काम मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले कौन कौन आया था भाई अपने पास, देखो 2 आया था, है ना, और 3, और इसी के बाद 2 3, और इसके बाद कौन आएगा 101। अब देखो 2 की घात कौन थी इधर बड़ी 5, और 3 की घात 1, है ना, 3 की घात 1, और 101 की घात भी 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ये 2 की घात 5 यानी 32 गुणा 3 गुणा 101, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 96 गुणा 101, 96 गुणा 101 हो जाएगा, है ना, 96 गुणा 101 जो कि हो जाएगा हमारा 9696। ठीक है, इसका LCM हो गया। ठीक है भाई, अब देखो अब यहाँ पर जो अपनी क्या क्या करना था अपने को भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, एक बार वापस लिख लेते हैं अपन, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ये जो HCF और LCM है, इन दोनों LCM और HCF जो है ना, ये दोनों संख्याओं के हैं। ठीक है, तो अब जो है इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले LHS लेकर देखते हैं ना, इसका LHS देखते हैं इधर। तो LHS जो है क्या, दोनों संख्याओं को गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 96 गुणा 404। ठीक है, तो इसका आएगा 38,784। ठीक है, ये अपना LHS है। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है ये आ चुकी है, और अब इसकी जो है क्या करेंगे RHS देखेंगे इधर। तो RHS जब अपन देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि इनका LCM, है ना, तो LCM जो है इन दोनों का LCM क्या आया था भाई 9696, है ना, गुणा इनका HCF जो है वो क्या आया था अपना, HCF जब हम देखेंगे तो HCF आया था 4। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38784, है ना। तो हम ये पाते हैं कि भाई LHS जो कि इसके बराबर है LHS के, तो हम ये कहेंगे LHS बराबर RHS, है ना। इतनी सिद्धांत मतलब ये वाली बात भी जो है प्रूफ हो चुकी है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM इंटू HCF। ठीक है, बस यही बात है। ठीक है, अब आपके मन में एक बात आई होगी कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर है, लेकिन क्या ये दो संख्या के अलावा अगर तीन संख्याओं के लिए भी हो तो कैसे रहेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पर दो संख्याओं के लिए ही ये सत्य होगा, तीन संख्याओं का गुणनफल जो कि क्या होगा बराबर नहीं होगा इनके LCM और HCF के। ठीक है, ये दो संख्याओं के लिए ही जो है दो संख्याओं के लिए वैलिड है। ठीक है,
तो अगर आपको तीन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ में अगर संबंध बताना है तो मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास, माना कि कोई संख्या है ए बी और सी, है ना। तो एलसीएम अगर इनका एलसीएम जो है वो है ए बी सी का एलसीएम जो है वो होगा, ये होगा ए इंटू बी इंटू सी, है ना। और एच सी एफ ऑफ ए बी सी, और इसके बटाव में कौन आएगा भाई, इनके बटाव में आएगा एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एच सी एफ ऑफ बी सी, है ना, इंटू एच सी एफ ऑफ ए सी। ठीक है, ये अपना आ चुका है। अब इसके बाद जो है क्या होगा, अब ये तो कहना एलसीएम, और अगर एच सी एफ अगर निकालना हो ना, एच सी एफ अगर इनका निकालना हो तो कुछ नहीं है, एज इट इज कर दो बस। ये एच सी एफ था भाई, एलसीएम निकालना है तो एच सी एफ पर फोकस करेंगे, और एच सी एफ निकालना होता है एलसीएम पर फोकस करेंगे। तो एज इट इज एक ही फॉर्मूला है, यानी हम कह सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी, और ये एच सी एफ सॉरी एलसीएम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई अपने यहाँ से कि भाई एल सी एम ऑफ ए बी सी बटा में कौन है भाई, एलसीएम ऑफ ए बी, है ना, एलसीएम ऑफ ए बी, और इंटू में कौन है भाई, एलसीएम ऑफ बी सी और एलसीएम ऑफ ए एन सी, है ना। ये अपना आ चुका है। हाँ, अगर आपको तीन संख्याओं के अगर एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करनी है तो वो कुछ इस प्रकार होंगी। बाकी ये वाली बात सत्य नहीं होगी, इन तीनों का गुणनफल जो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगी, क्योंकि ये बात तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दो संख्याओं के लिए ही सत्य होगी। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए मैं एक बार बता रहा हूँ, √2, √3, √5 ये इससे रिलेटेड कोई संख्या आती है जिनको अपरिमित सिद्ध करना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आज हमने जो है पार्ट 1 वास्तविक संख्या का परिचय जो है किया है इस वीडियो में, है ना। और अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे चैनल का नाम है MT मैथ पॉइंट। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।